नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। भारत और श्रीलंका के बीच में बातचीत चल रही है राम सेतु के ऊपर एक और राम सेतु को तैयार करने की। और आप जानते हैं कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे वो भारत यात्रा पर आए हैं और बताया जा रहा है कि श्रीलंका इस बात को लेकर पूरा एग्री है। भारत और श्रीलंका मिलकर एक और राम सेतु का निर्माण करेंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा। मैंने बहुत सारे मैप रखे हैं ताकि इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि राम सेतु आखिर भारत और श्रीलंका दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस आमतौर पर यह है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर पर अगर भारत को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो श्रीलंका भारत के लिए बहुत जरूरी है। श्रीलंका को जो बाहरी ताकत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना, इनसे बाहर रखना होगा। इसके लिए भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि वो श्रीलंका के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाए ताकि श्रीलंका भारत पर निर्भर हो जाए। आपको पता होगा कि 2015 में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी, इन्होंने एक प्रपोजल दिया था और बहुत ज़्यादा उस समय पर वार्ता चल रही थी कि भारत और श्रीलंका को एक पुल के जरिए जो है जोड़ दिया जाएगा ताकि हमारी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो सके श्रीलंका के साथ। लेकिन उस समय बताया जाता है कि चाइना के दबाव में आकर श्रीलंका ने इस पूरे के पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हम भारत के साथ किसी भी तरह की रोड कनेक्टिविटी को, किसी भी तरह का पुल बनाने को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सिर्फ 7 से 8 सालों में जियो पॉलिटिक्स 180 डिग्री चेंज हो गई। अब श्रीलंका कहीं ना कहीं चाइना को उतना ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करता है क्योंकि उसने उसको डेब्ट ट्रैप में फंसाया था। और अब जो है भारत ने जब उसको हेल्प की थी काफ़ी ज़्यादा, आईएमएफ से इवन श्रीलंका को जितना लोन मिला था उससे ज़्यादा लोन भारत ने उसको दे दिया है। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि अब जो है श्रीलंका इस राम सेतु के निर्माण को लेकर पूरी तरह से रेडी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैप में लोकेशन। ये आप देख पा रहे होंगे इंडिया और ये है श्रीलंका। इन इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये वाला जो रीजन है इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत में ये वाली जो जगह है ना, इसको कहा जाता है रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वरम इसको कहा जाता है। और श्रीलंका में जो ये वाली जगह है इसको धनुषकोडी कहा जाता है। और देखो भारत का जो मैप है ना, यहाँ पर वो सीधा इस तरह से फ्लैट नहीं है, ये इस तरह से जो है एक लंबी लाइन के रूप में आगे तक फैला हुआ है। ठीक इसी तरह से श्रीलंका का भी जो मैप है यहाँ पर एक लंबी लाइन के रूप में आगे तक फैला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बीच में एक छोटा सा गर्त है और हमारे जो ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है रामायण, वहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन की चर्चा है कि इतना लंबा गर्त, जब यहाँ के लास्ट पॉइंट पर भगवान राम यहाँ पर पहुंचे थे तो उनको दिखाई दिया एक बहुत ही लंबा चौड़ा सागर और इसके पार वो जाएं कैसे। तो यहाँ पर इस पुल के कंस्ट्रक्शन की चर्चा है और ये पुल आज भी एग्जिस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे आज भी अगर एग्जिस्ट करता है राम सेतु तो इसका यूज क्यों नहीं करते ट्रांसपोर्ट के लिए। देखिए, आज इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये पानी में डूब चुका है। समुद्र का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, आप जानते हैं। और समुद्र के जलस्तर के लगातार बढ़ने की वजह से ये जो पुल है अभी भी है, एग्जिस्ट ये करता है। लेकिन ये क्या है कि अब पानी के अंदर है और पानी के अंदर से हम गाड़ियां कैसे चला सकते हैं। तो इसी राम सेतु के ऊपर यहाँ से जो है यहाँ तक एक और जो है पुल इसके ऊपर बनाने का प्रपोजल है। ये आप अच्छे से इसमें आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक का एरिया धनुषकोडी कहलाता है, यहाँ तक का एरिया जो है रामेश्वरम कहलाता है। इन दोनों के बीच में ये जो पुल बना है ये है राम सेतु, लेकिन ये पानी के नीचे है। तो अब पानी के ठीक ऊपर से एक और राम सेतु बनाया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा करना सही है या गलत है। ठीक है, देखो, ऐसा करना बिल्कुल डेफिनेटली आप देखेंगे बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत समय पहले जिस समय यहाँ पर यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय एक प्रपोजल आया था। हालांकि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो राम सेतु है ना, अगर फॉर एग्जांपल हमको अरेबियन सी से बंगाल की खाड़ी में जाना पड़ता है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये वाला पाथ हम लोग यूज करते हैं, इस तरह से जाते हैं। ठीक है, जबकि आप देख पा रहे होंगे कि हम जा यहां से भी सकते हैं, यहाँ से भी हमारे यहाँ पर पानी है, लेकिन हम यहाँ से इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि नीचे पे जो है राम सेतु लग जाता है और राम सेतु से जो है अंदर हम एंटर नहीं कर सकते। तो उस समय एक प्रपोजल मिला था कि क्यों ना यहाँ पर जो राम सेतु है इसको थोड़ा सा तोड़ दिया जाए और यहाँ पर एक कैनाल बना के हम अपनी जो नेवल शिप्स हैं इनको जो है इसी बीच के रास्ते से इस तरह से बंगाल की खाड़ी में भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारे जो मिलिट्री के जो नेवी है, उनके शिप भी इतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रेवल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी वॉर की सिचुएशन होती है, हमारे जो विमान वाहक पोत हैं, सबमरीन है, ये सब के सब अगर मान लीजिए अरेबियन सी में यहाँ पर खड़े हैं और इनको आवश्यकता आन पड़ गई यहाँ बे ऑफ बंगाल में, तो हमको इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम यहाँ से आ जाएं। लेकिन इस प्रपोजल को जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध हुआ था कि जो राम सेतु है ये ऐतिहासिक है, इसको तोड़ना किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं होगा। और अगर इसी राम सेतु के ऊपर एक और सेतु बना दिया जाएगा तो फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी इस राम सेतु को तोड़ने की, क्योंकि राम सेतु के ठीक ऊपर पर एक और राम सेतु है, एक और पुल। हालांकि जो इसके ऊपर पुल बन रहा है इसको राम सेतु नाम नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक तरह से पाल्क स्ट्रेट ब्रिज का नाम दिया जा रहा है। अभी फिलहाल अभी ऑफिशियल इसका कोई नामकरण इत्यादि नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये भारत और श्रीलंका के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब गेम चेंजर कैसे साबित होगा, तो देखिए भारत और श्रीलंका, आप जानते हैं कि भारत के साथ
पाकिस्तान के साथ भी हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है, इसके अलावा चाइना के साथ भी है और जितने भी पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, हर जगह के साथ है। लेकिन श्रीलंका एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण भारत का जो सामान श्रीलंका में जाता है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कोस्टल एरिया से अपना सामान श्रीलंका को एक्सपोर्ट करने के लिए लाते हो, तो यहाँ पर हमारे पोर्ट बने हुए हैं। इन पोर्ट पर उन सामान को निकाला जाएगा, फिर दोबारा से शिप्स में लोड किया जाएगा, फिर वो श्रीलंका आएंगे, फिर उन शिप से दोबारा से अनलोड किया जाएगा, फिर अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी। अगर सीधी सीधी एक रोड जोड़ दी जाए यहाँ से यहाँ तक, तो सीधी सी बात है कि भारत से जो सामान होगा उसको कहीं उतारने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अनलोड लोडिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और उसके बाद सीधा जो हमारा सामान है वो श्रीलंका में एंटर करेगा और वहाँ पर जो है धड़ल्ले से बिकेगा। आज की डेट में आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा सा कंट्री है श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है ना वो है 5.45 बिलियन डॉलर, लगभग 6 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे बीच में ट्रेड होता है। ये 6 बिलियन डॉलर कितना होता है? तो ये 6 बिलियन डॉलर आप जानते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ से लोन मांगने गया था अपनी पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और उसको बड़ी मुश्किल से 3 बिलियन डॉलर भी लोन मिला और उसको भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कह रहा है। तो 6 बिलियन डॉलर का यानी कि लगभग 5.5 के आसपास का जो ट्रेड है वो भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। और अगर ये राम सेतु बन जाएगा तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो लगभग 1/4 घट जाएगी। और अगर मान लीजिए पुल बनता है, अगर पुल केवल सड़क के लिए तो नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बात उस पर ट्रेन भी चलेगी, तो और ज़्यादा फास्टेस्ट जो कनेक्टिविटी है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत एक और यहाँ पर प्लान तैयार कर रहा है कि एक हम क्या करें, सागर के बीच से एक पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है यहाँ से लेकर के श्रीलंका तक भेजें। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी है पेट्रोलियम को लेकर के, और पेट्रोलियम को हम जो है अपने यहाँ पर रिफाइन करेंगे और उसको जाकर श्रीलंका में बेचेंगे। आज भी हम ऐसा कर रहे हैं। डेफिनेटली श्रीलंका को जो तेल बेचते हैं उसका अधिकांश हिस्सा भारत से ही आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के साथ ट्रेड करने पर भारत को फ़ायदा होता है। श्रीलंका अपना सामान भारत में कम बेच पाता है, भारत अपना सामान श्रीलंका में और ज़्यादा बेच पाता है। तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए हम बहुत बड़ी लागत में एक पेट्रोलियम पाइपलाइन यहाँ से बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पैसे श्रीलंका के भी लगेंगे, भारत के भी लगेंगे, और उसके बाद क्या होगा, श्रीलंका भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर कोई कंट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है तो उसकी पॉलिसीज़ में आपका सीधा इंटरफेरेंस होता है। तो इसी वजह से आपको पता होगा कि चाइना ने श्रीलंका को हिंद महासागर में बढ़त हासिल करने के लिए डेब्ट ट्रैप में फंसाया, इसको इतना लोन दे दिया, इतना लोन दे दिया, इतना लोन दे दिया कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखा और जो लोन इत्यादि जो है चाइना से प्राप्त किया इन लोगों ने उसका कोई अच्छा यूज़ नहीं हो सका। चाइना की कंपनीज ने एक फालतू में यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट बना दिया, उसके नाम पर जो है बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन जो है श्रीलंका के सर पे चढ़ गया। और उसके बाद श्रीलंका की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उस पर जो है चाइना का सीधा इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो भारत की सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियस सी बात है खतरा होगा। तो अगर जो श्रीलंका हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और जैसे जैसे भारत का श्रीलंका में ट्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की इंपॉर्टेंस श्रीलंका के लिए उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर एक पुल के जरिए कनेक्टिविटी अगर हो जाती है फ्यूचर में, क्योंकि सागर के ऊपर ये पुल बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बहुत घट जाएगी। और आप जानते हैं कि श्रीलंका दुनिया का एक ऐसा देश है जो इंडियन करेंसी को अब एक्सेप्ट करने लगा है, यानी कि जो इंडियन रुपी है उसे अपनी कंट्री में एज अ करेंसी, ग्लोबल करेंसी के रूप में इसने मान्यता दे दी है। और इसकी कंट्री में धड़ल्ले से जो इंडियन रुपी है वो अब आने वाले समय में आपको दिखेगा कि चलते हुए दिखेगा, ठीक है। और अगर भारत के का जो यूपीआई ऐप है, ठीक है, ये भी इसको भी इसने अपनी कंट्री में मान्यता दे दी है। और अगर फ्यूचर में इंडिया और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड होता है तो ऑब्वियस सी बात है भारत का जो पेमेंट होगा उसमें डॉलर्स में करने की भारत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा कंजर्व रहेगा। और श्रीलंका में जो भी टूरिस्ट भारत के घूमने के लिए आएंगे वो यूपीआई के माध्यम से रुपी में जो है इसको पेमेंट कर सकेंगे। और भी बहुत लंबे तौर पर यहाँ पर वार्ता चल रही है। और एक इंडियन रुपी की वैल्यू आज की डेट में आपको बताया कि 4 श्रीलंकन रुपी के वैल्यू है, ठीक है। यानी कि एक इंडियन रुपी अगर जाएगा तो श्रीलंका में वो क्या होंगे, 4 होंगे, यानी कि श्रीलंका का 4 टाइम जो है उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कर चुकी है। और भी बहुत सारे जो है टाई अप भारत और श्रीलंका के बीच में हुए हैं। आप जानते हैं कि जो 13th अमेंडमेंट है 1987 में राजीव गांधी की मध्यस्थता से जो है वहां पर पारित किया गया था। भारत चाहता है कि आप इसको लागू करो। और जब भी आपने आमतौर पर सुना होगा, जब भी श्रीलंका की कोई प्रेसिडेंट भारत में आते हैं तो ये 13th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। इसमें आमतौर पर यह था कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है ना उसमें मेनली आपको मिलेंगे एक तो सिंहली मिलेंगे और एक तमिल मिलेंगे। अब जो तमिल श्रीलंका में है वो भारत से गए हुए हैं, अंग्रेजों का ही शासन श्रीलंका में भी था और भारत में भी था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा तमिलनाडु वाला एरिया है इसके कल्चरल रिलेशन है श्रीलंका के साथ, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो तमिल्स हैं
वो यहाँ पर श्रीलंका के नदन एरिया में, और थोड़े बहुत जो तमिल है वो यहाँ पर भी हैं। तो ये जो तमिल है और सिंहली, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। तमिल यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, सिंहली यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। तो इस वजह से जो सरकार ने जो है एक अमेंडमेंट बिल पारित किया था अपने यहाँ से, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया है। इसमें क्या था कि जो लैंड है, पुलिस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पर अभी सेंट्रल का हस्तक्षेप है, तो इसको स्टेट को दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रोविंस बने होंगे, उन प्रोविंसेस में जो है ये व्यवस्था कर दी जाए। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारी सरकार चाहती है कि ये अपने यहाँ पर एक फाइनेंस कमीशन बनाए। फाइनेंस कमीशन मतलब क्या है? वित्त आयोग, जैसा हमारे यहाँ पर होता है वित्त आयोग, वैसे यहाँ पर भी बनाया जाए। और ये फाइनेंस कमीशन जो है, जो बंटवारा है, यानी कि जो कर सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, अलग अलग राज्यों के बीच में न्याय संगत जो है बंटवारा कर सके, यानी कि जो तमिल बहुल क्षेत्र है उनको भी उतना ही पैसे मिले जितने अन्य क्षेत्रों को मिल रहे हैं। तो ये है। और आप जानते हैं जैसे हमारे देश में पॉलिटिक्स चलती है जाति धर्म के आधार पर, ठीक ऐसी पॉलिटिक्स श्रीलंका में भी चलती है। जो भारतीय तमिल यहाँ पर रहते हैं उनके और सिंहली के बीच में, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास करती है। कुछ पार्टी इनको रिलेटेड है, कुछ पार्टी उनको रिलेटेड है, और दोनों ही जो है एक दूसरे को ही वोट देते हैं। तो इस वजह से यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा वो है कि 1987 में एक्ट पारित हो गया, उसके बावजूद आज तक ये लागू नहीं हो सका, क्योंकि अगर वहाँ की सिंहली बहुल जो सरकार है अगर वो एक्ट को लागू करेगी तो सिंहली नाराज हो जाएंगे, तमिल खुश हो जाएंगे। अगर नहीं करेगी तो सिंहली खुश होंगे, तमिल नाराज हो जाएंगे। और आमतौर पर सरकारें क्या चाहती हैं? बहुसंख्यकों को खुश करना ताकि उनको वोट मिल सके। तो यही पॉलिटिक्स वहाँ पर भी चल रही है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ तो ये इनका इंटरनल अफेयर है। तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर राम सेतु के ऊपर एक और पुल बन जाएगा तो भारत और श्रीलंका को जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। भारत और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशंस हैं, कल्चरल तो पहले से हैं, ऐतिहासिक कालीन है, आने वाले समय में जो इकोनॉमिक टाइप्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। उम्मीद करता हूँ जो बातें आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।